नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉपिक के बारे में, एंजियोस्पर्म। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं आवृत्तिबीजी पौधों के वर्गीकरण से संबंधित ये टॉपिक है। और हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये यूपीएससी, एमपीपीएससी और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में एमपी पुलिस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी फीडबैक दे रहे हैं कि पौधों के वर्गीकरण के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको ये टॉपिक समझना चाहिए और जानना चाहिए। तो हम इसी क्रम में बात करेंगे आज एंजियोस्पर्म या आवृत्तिबीजी पौधों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म या आवृत्तिबीजी पौधों के बारे में। अगर हम एंजियोस्पर्म या आवृत्तिबीजी पौधों की बात करें तो हमें पता है कि जो किंगडम प्लांटी है, अर्थात जगत जो प्लांटी है, तो उसको जो है 3 क्लास जो है डिवीज़न में क्लासिफाइड किया गया है। डिवीज़न एल्गी, डिवीज़न ब्रायोफाइटा एंड डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और इसमें भी इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया था जिसका नाम था टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट है यहाँ पर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसी क्रम में आज हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे और हम इन सब की बातें जो हैं हमारी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आप इसे बढ़िया से बेसिक से समझना चाहते हैं तो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए। खैर, हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं और हम बात करते हैं क्या है इसके बारे में इम्पोर्टेंट। तो आप समझ गए होंगे, हमने आपको बताया कि जो प्रभाग था, डिवीज़न जिसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन का एक स्टेज है। इसमें जो ट्रैकियोफाइटा है उसको 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया था, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को यहाँ पर नाम दिया गया है उपप्रभाग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो उपप्रभाग एंजियोस्पर्म में उन पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है तथा फल के अंदर तथा जो बीज होता है ये फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं, अर्थात इनके जो बीज होते हैं अंडाशय दीवार या फल भित्ति से घिरा होता है। ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता होती है। ये वाली जो विशेषता है ना एल्गी में थी, ना ब्रायोफाइटा में, ना जिम्नोस्पर्म में और ना टेरिडोफाइटा में। तो बीज जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं लेकिन उनके बीज के जो चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता था। उसके विपरीत जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इसमें बीज के चारों ओर जो है आवरण पाया जाता है। इनमें विकसित पुष्प भी पाए जाते हैं, ये भी इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता है। इसी कारण इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। और हम जानते हैं हमारे आसपास जो मैक्सिमम प्लांट्स है वो पुष्पी पादप है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, अर्थात ये सभी जो है एंजियोस्पर्म प्लांट है। आपने देखा होगा गेंदा, सूरजमुखी, मूली, गोभी, चाइना रोज, चना, मूंग, मसूर, या हम जो फसल लगाते हैं मक्का, गेहूं, मैक्सिमम जो है पुष्पी पादप है, अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट्स है। तो इसे हम जो होता है एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनमें जो प्रजनन अंग होते हैं वो पुष्प होते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा है कि उसमें शंकु होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये विकसित पुष्प होते हैं इनमें, तो हमें पता है पुष्प के भी 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। हालांकि जब हम पुष्प या प्रजनन अंग वाला पौधों में टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको उसमें समझाएंगे। तो अगर हम एंजियोस्पर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनमें जो प्रजनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, जिनके स्पोरोफिल्स प्रजनन के लिए या पुष्पी पत्रों में रूपांतरित होते हैं। अगर हम बात करें अगुणित अवस्था की तो इनमें अगुणित अवस्था नहीं पाई जाती है। और जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, वो पोलन ग्रेन जब सीधे बीजांड के समीप न जाकर जो मादा जनन अंग है स्टिग्मा उस पर घिरते हैं। हमें पता है जो मादा जनन अंग होता है
जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं, वो इस प्रकार से स्टिग्मा और जो उसका ओवरी होता है उससे मिलकर बना होता है। तो ये स्टिग्मा पर घिरते हैं और फिर बीजांड से पर्याप्त दूरी पर होते हैं। अगर हम बात करते हैं जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, तो इनमें दोहरे निषेचन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। दोहरे निषेचन अर्थात 2 बार निषेचन की प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। ये भी आपको जो ये वाला भी लाइन है, आपको जब प्रजनन हम पढ़ेंगे प्लांट्स में, उसमें बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट के लक्षण देख रहे हैं। इनके जो बीज होते हैं फल के अंदर विकसित होते हैं, जो अंडाशय से बनता है, ये हम देख चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि इनमें संवहनी ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। हमने देखा है कि जिनमें भी संवहनी ऊतक होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा, जिसमें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें जाइलम जो वेसल्स होती है वो नहीं पाई जाती है, और जो फ्लोएम होते हैं उसमें सह कोशिका या साथी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इसमें विकसित होते हैं, विकसित ऊतक होते हैं, अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम की सभी कोशिकाएं पाई जाती है। अगर हम कहें फिर से और ओपन वर्ड्स में, तो इसमें जो जाइलम होता है के अंदर वेसल्स, जिसको हम वाहिकाएं कहते हैं, और फ्लोएम के अंदर जो सह कोशिकाएं होती है या सह कोशिकाएं होती है या साथी कोशिकाएं होती है, और सीव ट्यूब्स, चांदनी ट्यूब नहीं है, सीव ट्यूब से, राइट। हमने आपको बताया है कि जाइलम फ्लोएम में किस प्रकार की सेल्स होती है, तो सीव ट्यूब्स जो होती है इसमें पाई जाती हैं। अब ये प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, इनका क्या स्वरूप होता है, तो इनके विभिन्न स्वरूप होते हैं। ये स्वपोषी हो सकते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाएं। ये परजीवी हो सकते हैं, जैसे कि अमरबेल। ये मृतोपजीवी हो सकते हैं, जैसे कि आर्किड का प्लांट। ये सहजीवी हो सकते हैं, जैसे दाल वाले पादप। और इपीफाइट्स हो सकते हैं, जैसे पीपल और बरगद, ठीक है। और होलोजोइक भी हो सकते हैं, अर्थात होलोजोइक वो होता है जिसमें कि किसी भी वस्तु को निगल कर खाया जाता है, जैसे कि कीटभक्षी पौधे। जो कीटभक्षी पौधे में स्पेशल एक एग्जाम्पल होता है कलश पादप, जिसको हम नेफेंथिस कहते हैं। ये कीड़ों को खाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो इसमें हर प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है वो पाया जाता है, किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इनमें वातावरण के प्रति जो है अधिक अनुकूलन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आवृत्तिबीजी पौधों के वर्गीकरण के बारे में, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, आप अगर लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल दे देते हो, पूछ लेते हैं कि ये डाइकोट है या मोनोकोटिलिडोन है, ठीक है, या डाइकोट या मोनोकोटिलिडोन का एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, तो बिल्कुल बाकायदा हम उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो इनको 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। द्वि मतलब 2, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है डाइकोटिलिडोन। हमें इसका इंग्लिश नेम भी याद रखना है, ठीक है। और होता है एक बीजपत्री, जिसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलिडोन। एक का जो ग्रीक वर्ड है वो है मोनो, ठीक है। तो 2 द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में बांटा गया है। आइए अब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री पौधों की, जिसको कि हम कहते हैं डाइकोटिलिडोन। अगर हम द्विबीजपत्री पौधों की बात करें तो इनकी बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, जैसे कि आपने चना देखा होगा, ठीक है। चने की दाल होती है, जब आप इसको 2 पार्ट्स में आप देखा होगा टूट जाता है, ठीक है, अर्थात इसमें 2 पत्र हो रहे हैं। आप गेहूं आपने देखा होगा, क्या आप गेहूं को 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, तो नहीं, आपका उत्तर होगा नहीं। तो बिल्कुल गेहूं जो है मोनोकोटिलिडोन है, और जो चना है या चने के समान और भी कई जातियां होती हैं वो डाइकोटिलिडोन के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं, तो इनकी जो पत्तियां होती है उसमें जालिकावत सिरा विन्यास जो है पाया जाता है। बिल्कुल पत्तियों के, आपने अपने आसपास विभिन्न पत्तियां देखी होगी, आप पत्तियां उठाइए और देखिए, आपको विभिन्न प्रकार की पत्तियां इकट्ठी करिए और देखिए, तो आपको उसमें डिफरेंट पैटर्न नजर आएंगे। तो बिल्कुल डाइकोटिलिडोन जो होते हैं उसमें जालिकावत सिरा विन्यास जो होता है पाया जाता है।
और अगर जड़ों की बात करें तो इसमें मूसला जड़ पाई जाती हैं। मूसला जड़ में क्या होता है कि एक जो होती है मुख्य जड़ होती है, मोटी होती है और इसी के सहारे जो होती है ये गहराई तक जाती है और इससे जो होती है कई शाखाएं निकलती हैं। अब हम बात करते हैं इनके पुष्पों की। तो इनके पुष्पों के भाग 4 या 5 या इसके गुणांक में होते हैं और इनमें संवहन पुल जो होते हैं गोलाई में स्थित होते हैं, अर्थात वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो गोलाई में स्थित होते हैं। और इनमें जो जाइलम और फ्लोएम है इसके बीच में कैम्बियम पाया जाता है। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, अर्थात इनका जो संवहन पुल होता है वो ओपन होता है। ठीक है, क्या है, आपको क्या बातें याद रखनी है? आपको याद रखना है जालिका व सिरा विन्यास होते हैं, 2 बीज पत्र होते हैं और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, जिसके कारण इनका जो संवहन पुल है वो किस प्रकार का माना जाता है? ओपन माना जाता है। और कैम्बियम की उपस्थिति के कारण इनमें जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, कैम्बियम की उपस्थिति के कारण में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं पत्तियों के बारे में तो पत्तियों में पेटियोल पाया जाता है और उदाहरण है इसके सूरजमुखी, आम, चना, कपास, सरसों आदि जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम द्विबीजपत्री पौधों की और बात करें दोस्तों तो एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हचिनसन। हचिनसन ने अपनी बुक है इनकी द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या कौन सी बुक है इनकी? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें इन्होंने डाइकोटिलिडोन अर्थात द्विबीजपत्री पौधों को 342 फैमिली में डिवाइड किया है, अर्थात बहुत सारे इनके डिवीज़न किए हुए हैं। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना है। जो बैचलर बीएससी डिग्री करते हैं उसमें जो बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें इसको काफ़ी डिटेल में दिया रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हमें आप इसका नाम सुन लीजिए, केवल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे क्रूसीफेरी फैमिली सुना होगा जिसमें मूली गोभी आते हैं, मालवेसी फैमिली होते हैं, इनमें फ्लावर और कुछ विशेष संरचनाओं के कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसके बेस पर जो है इनकी फैमिलियाँ निश्चित की जाती हैं। लेग्यूमिनोसी होता है, रोजेसी, मेर्टेसी, कुकुरबिटेसी, अम्बेलिफेरेसी, कैक्टेसी, कंबोजिटी, सोलेनेसी, ऐसे लगभग 342 जो होती है फैमिलीज होती हैं किसकी? डाइकोटिलिडोन की। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मोनिकोटिलिडोन की अर्थात एक बीजपत्री की। तो बिल्कुल अगर वो याद है तो ये याद हो जाएगा, उसमें 2 बीजपत्र थे, इसमें 1 बीजपत्र है। उसमें जालिकावत शिराविन्यास था, इसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है पत्तियों में। उसमें मूसला जड़ थी और इसमें जो जड़ है वो अपस्थानिक जड़ है। अपस्थानिक जड़ क्या होती है? इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, इस प्रकार से फाइबर की तरह कई जड़ें निकलती हैं। इनके जो पुष्प होते हैं वो 3 या इसके गुणांक में होते हैं और वहाँ पर 4 या 5 या इसके गुणांक में थे। संवहन पुल इसमें क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। ये यहाँ पर विक्रय लिखा है, विक्रय नहीं है, एक्चुअल में बिखरे हैं। तो संवहन पुल इसमें जो होते हैं वो बिखरे होते हैं, इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता। हमने डाइकोटिलिडोन में देखा था कि जाइलम और फ्लोएम में जो था कैम्बियम पाया जा रहा था और यहाँ पर जो है कैम्बियम नहीं पाया जाता। अब कैम्बियम नहीं पाया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होगी। लेकिन कुछ पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है जो कि मोनोकोटिलिडोन के अंतर्गत ही आती है। उसका एग्जाम्पल है युक्का और ड्रेसिना। ठीक है, इसके कुछ अपवाद हैं। चलिए अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो गेहूं, मक्का, दूब घास, धान आदि मोनोकोटिलिडोन के प्रमुख एग्जाम्पल है। और हचिनसन महोदय ने एक बीजपत्री के भी कुछ फैमिली में डिवाइड करा है। इन्होंने इसकी टोटल 69 फैमिली में डिवाइड किया है, जैसे लिलिएसी जिसमें कि प्याज और लहसुन आता है, पामी जिसमें सभी प्रकार के पाम जैसे खजूर और नारियल आते हैं, ग्रेमिनी जिसमें गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा आते हैं, म्यूजेसी जिसमें केला आते हैं और भी कहीं। ठीक है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको डाइकोटिलिडोन और मोनोकोटिलिडोन को काफ़ी अच्छे से समझना है और याद रखना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता चुके हैं। एक बार हम फिर से आपको डाइकोटिलिडोन और मोनोकोटिलिडोन में अंतर बता दें तो मान लीजिए डाइकोटिलिडोन और मोनोकोटिलिडोन है तो आपको पहले तो जड़ देखनी है। जड़ इसमें कौन सी थी? मूसला जड़ थी जिसको टैप रूट कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें अपस्थानिक जड़ थी जिसको हम एडवेंटिशियस
रूट्स कहते हैं। और इसकी जो जड़ होती है सामान्यतः उसमें 2 से 6 संवहन पुल पाए जाते हैं और इसमें जो संवहन पुल की संख्या होती है वो 8 से 32 होती है। जड़ों के बारे में आपको बात याद रखनी है। तने जो होते हैं इसके शाखित होते हैं, काष्ठी होते हैं और इसके अशाखित होते हैं। संवहन पुल गोलाई में होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, और इसमें जो होते हैं बिखरे होते हैं। संवहन पुल में कैम्बियम पाया जाता है, इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगर पत्ती की बात करें तो पेटियोल इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। और जो पर्णफलक होता है वो चौड़ा होता है, इसमें पतला होता है। इसमें पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास होता है, इसमें समानांतर शिराविन्यास होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसके बीच में जो अंतर है वो याद रखने हैं विथ एग्जाम्पल। चलिए जाते जाते हम आपको एक छोटा सा टॉपिक और बता जाते हैं। तो आकारिकी के आधार पर पादपों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। तो हर्ब्स क्या होते हैं? छोटे मुलायम वो काष्ठविहीन पौधे होते हैं, जैसे सरसों, धनिया, पालक आपने देखा होगा, छोटे छोटे प्लांट। श्रब बेसिकली इसको हिंदी में झाड़ियाँ कहते हैं, अर्थात जो मध्यम श्रेणी के पादप होते हैं जैसे गुलाब, रात रानी, वो सभी जो होते हैं श्रब आते हैं। और ट्री में क्या होता है? बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इनके काफ़ी मोटे तने होते हैं जिससे लकड़ियाँ बनाई जाती हैं, इमारती लकड़ियाँ या जो हम फर्नीचर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आम, बबूल, पीपल, बरगद इत्यादि। तो ये 3 प्रकार से प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आई होप दोस्तों हमारा जो पौधों का वर्गीकरण है अब जाके ख़त्म हुआ है, जिसमें हमने आपको एल्गी के बारे में बताया, ब्रायोफाइटा के बारे में बताया, टेरिडोफाइटा के बारे में बताया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।